इंडिया और इंडिया साइज एंड लोकेशन, लेक्चर नंबर थर्ड। और ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद जो है ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले से लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर थ्री आप लोग देखिए। तो लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू में हम लोगों ने जो इंडिया का साइज, इंडिया का लोकेशन का क्या है, इंडिया पर इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, इंडिया के एरिया, इंडिया का कोस्टलाइन का लेंथ, इंडिया का बॉर्डर, लार्जेस्ट बॉर्डर हम लोग किसके साथ शेयर करते हैं, ये सब चीज जो है हम लोगों ने अभी तक देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब भारत, और भारत का पूरे वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि भारत जो है, भारत का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन मतलब भारत का लोकेशन उसको व्यापार यानी ट्रेड करने में उसको कैसे हेल्प कर रहा था, मतलब पहले से भी हेल्प करता है, अभी भी हेल्प किया भारत। मतलब इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत का, वह जो है भारत में अगर देखा जाए तो, अगर बात किया जाए तो अगर ट्रेड का, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो ट्रेड करने में भारत को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। अब भारत जो है वो ट्रेड जो है वह सबसे पहले लैंड रूट से चालू किया था। जमीन से, लोग जमीन से चलकर आते थे, हो सकता है वो यूरोप से आ रहे हों या फिर मिडिल ईस्ट से आ रहे हो या फिर कहीं से भी आ रहे हो, तो वो लैंड रूट के जरिए आते थे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, मतलब समुद्री रास्ते से भी पुराना कौन सा रूट है, लैंड रूट है। मतलब आज से हजारों साल पहले से भी सबसे पुराना जो एविडेंस है मेरे ख्याल से आपको सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसा मोहर मिला है जो कहीं विदेश से आया है, या विदेश में बहुत सारा जगह ऐसा मोहर या फिर ऐसा आर्टिफैक्ट्स मिला है जो सिंधु घाटी में हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, यानी हो सकता है, क्या कह सकते हैं हम लोग कि पुराने जमाने में लैंड रूट के जरिए ट्रेड होता था। तो ये लैंड रूट का ट्रेड या तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग जितना पुराना है या उससे भी पुराना है, जो हम लोग लैंड रूट के जरिए जो ट्रेड कर रहे हैं वो इतना पुराना है। फिर लैंड रूट के जरिए आपका अलेक्जेंडर आया, अलग अलग तरह से इन्वेडर्स लोग भारत में आए। मतलब लैंड रूट के जरिए, मतलब लैंड रूट जो है वो मैरीन टाइम से बहुत पुराना है। अब लैंड रूट के जरिए हुआ क्या, भारत का बहुत सारा नॉलेज, भारत क्या था, एक नॉलेज संपन्न यानी ज्ञान से संपन्न एक देश था। अब इस ज्ञान से संपन्न देश से अनेकों तरह का ज्ञान जो है वो भारत से अन्य देशों में ये प्रसिद्ध हुआ, अलग अलग देशों में ये ज्ञान जो है गया। अब जैसे कि उपनिषद का ज्ञान, उपनिषद भारत में जन्मा और इसका ज्ञान जो है अलग अलग देश में गया। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, मतलब हम लोग जो न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो हम लोगों ने जो खोज किया, डेसिमल, ये सब भारत का ही देन है। और भारत का यह देन लैंड रूट के जरिए अलग अलग देशों तक पहुंचा। तो ये था, ये हो गया आपका लैंड रूट। लैंड रूट क्या है, सबसे पुराना लैंड रूट है। लैंड रूट के जरिए हम लोगों ने दुनिया को क्या दिया, उपनिषद दिया, रामायण दिया, न्यूमरल्स दिया और डेसिमल्स दिया, और भी बहुत अनेकों प्रकार का ट्रेड दिया। हम लोगों ने स्पाइसेस का ट्रेड किया। अंग्रेज लोग भारत में क्यों आए थे, स्पाइस का ट्रेड करने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, स्पाइसेस का भी ट्रेड किया। वास्को डी गामा, हालांकि वास्को डी गामा तो लैंड रूट के जरिए नहीं आया था, सॉरी। अब उसके बाद आता है इसके बाद आता है, अब लैंड रूट के अलावा हम लोग समुद्री रास्ते से भी व्यापार करने चालू कर। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते चले गए तो समुद्री यानी हम लोग का नेवी,
जो है वो एडवांस होते चला गया, हम लोग का भी और पूरे दुनिया का भी। तो भारत में अलग अलग देश से, यूरोप से लोग भारत आने लग गए। आपको मालूम होगा, एक अंकल थे, उनका अंकल का नाम था वास्को डी गामा। वो 1498 में अंकल यहाँ से आए जहाज लेके, और धुक 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 करके अफ्रीका पहुंचे। फिर अफ्रीका में वेट किए, अफ्रीका में एक मिला उनको गुजराती, गुजराती कहा कि हमको भारत देखा हुआ है। तो वह गुजराती के साथ मतलब वाटरशिप में वो बैठ गए, और गुजराती और वास्को दी गामा दोनों आए और यहाँ से चले गए कालीकट। यहाँ पे जो मुरीन आया था, ये सब हिस्ट्री है, आपको मालूम नहीं होना चाहिए, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि सी रूट के जरिए से भी भारत जो है उसने बहुत ट्रेड किया है। वास्को डी गामा आया, यहाँ से उसने बहुत सारा मसाला भरा, मसाला भर के वापस यूरोप में ले जाकर के अधिक दामों में उसको बेच दिया। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी अगर आप देखिएगा तो इसका ट्रेड का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, सी रूट का। अब क्या लिखा हुआ है, इंडिया लैंडमार्क हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। मतलब ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, इसके ये जो इंडिया है इसके आगे वाला एरिया जितना भी चाइना ये सब देश है, चाइना और वेस्ट एशिया में आ जाता है आपका अरब, ये सब कंट्रीज। तो इन दोनों कंट्री के बीच में लोकेटेड है इंडिया। तो इन दोनों के बीच को कनेक्ट करने का काम करता है इंडिया। मतलब और ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया दोनों को कनेक्ट कौन करता है? अपना इंडिया। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को इंडिया कनेक्ट करता है। जैसे अगर किसी को मान लीजिए कोई यूरोप से निकला, उसको व्यापार करना है, समुद्री जहाज लेके निकला, या फिर मान के चलिए अरब से कोई तेल का जहाज निकला और उसे जाना है वहां पर, मान के चले अगर हम लोग तो सिंगापुर मान लिए जाना है, तो यहाँ से अरब से जहाज निकलेगा, ऐसे ऐसे आएगा, इधर से होते हुए जाएगा, और हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर अपना नाव, अपना शिप लगा दे। शिप लगाएगा, थोड़ा देर आराम करेगा, खाएगा पिएगा, मौज मस्ती करेगा, गाना गाएगा, सब चीज कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, अपना जहाज फिर उठाएगा और फिर यहाँ से करते हुए इस तरह से ऐसे जा करके यहाँ सिंगापुर में अपना जहाज उतार देगा। तो इंडिया जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। मतलब जो है यहाँ पर अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि इसी के देश मतलब इंडिया के नाम पर इस ओशियन का ही पूरा नाम इंडियन ओशियन रख दिया गया है। बाकी और कोई सा भी ऐसा ओशियन नहीं है जो किसी देश के नाम पर हो। इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम यानी इंडिया के नाम पर है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशियन पर पूरे भारत का अकेला दबदबा है। तो समझ में आ रहा है? अब कह रहा है ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एरिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक। बता दिया मैंने कि यह जो है यूरोप और ईस्ट एशिया में एग्जांपल आ जाता है चाइना। तो यूरोप और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया मतलब थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो ये सब जो देश है और यूरोप, इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? भारत। मतलब यूरोप और ईस्ट एशिया दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? इंडिया। भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला, ये सब जो है वेस्टर्न कोस्ट है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये वेस्टर्न कोस्ट जो है, यहाँ से ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो अधिकतर ट्रेड वेस्ट एशिया के लिए होता है, अफ्रीका के लिए होता है, यूरोप के लिए होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इन सब जगह पे जाना आसान होता है। वेस्ट कोस्ट से आप वेस्ट एशिया आराम से जा सकते हैं, वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका आराम से जाया जा सकता है, वेस्ट कोस्ट से यूरोप आराम से जाया जाता है। अब आपको यहाँ पर अगर अफ्रीका जाना है तो यहाँ से कोई घूम कर थोड़ी ना जाएगा, ये पागल थोड़ी ना जैसे घूम करके जाएगा, ये बहुत लंबा रूट हो जाएगा। इसको वजह से हम लोग वेस्ट कोस्ट से वेस्टर्न पार्ट में हम लोग ट्रेड करते हैं। अब ईस्टर्न कोस्ट हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया यानी कि लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, बाले, ये सब देश में हम लोग जो है ईस्ट कोस्ट से ट्रेड करते हैं। तो ये वाला बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। और सब बढ़िया। बस तो ये जो है
भारत का इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया, या फिर अगर इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब भारत का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में, उसके इम्पोर्टेंस को आप डिराइव करिए। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो आप एग्जाम में क्या लिखिएगा? इंडिया। इंडिया जो है यूरोप और ईस्ट एशिया, इन दोनों के बीच में ट्रेड रूट के मीडिएटर का काम करता है। वेस्टर्न कोस्ट से वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड हो सकता है, ईस्टर्न कोस्ट से ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड हो सकता है। लैंड रूट के जरिए में भी भारत जो है बहुत तरह का ट्रेड कर चुका है। लैंड रूट के जरिए ट्रेड भी हुआ और कुछ नॉलेज भी हम लोगों ने शेयर किया एक दूसरे से। हम लोगों ने उपनिषद का ज्ञान दिया, रामायण दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, मसाला दिया, स्पाइसेस, और हम लोगों ने कुछ लिया भी इस लैंड रूट के जरिए। जैसे ग्रीक स्कल्पचर्स हम लोगों ने लिया। ग्रीक स्कल्पचर हम लोगों ने किससे लिया? यूरोप से लिया। ग्रीक स्कल्पचर में आप लोग को मालूम होगा गॉथिक स्टाइल, या फिर हम लोगों ने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये सब भी हम लोग को लैंड रूट के जरिए ही भारत पहुंचा। और हम लोग को डोम आर्किटेक्चर, जो डोम बनाने का कला है, वो सब हम लोग कहाँ से आया? इसी लैंड रूट के जरिए से आया। लैंड रूट के जरिए अरब के लोग आए, ग्रीक के लोग आए, यूरोप से लोग आए। तो अलग अलग समय में अलग अलग लोग आए और अलग अलग तरह के जानकारी को भारत के साथ साझा की है। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगर इसको समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, और आराम से टेबल कुर्सी पर बैठ करके इसको समझिए और इसको लिखिए। कोशिश करते हैं कि आप लोग मगरमच्छ की तरह आराम से लेट करके इसको मत पढ़िएगा, वरना बहुत दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। तो मगरमच्छ ना बने, बैठ करके पढ़ें। तो लिख लिया? अब हम लोग का अगला टॉपिक है इंडियाज नेबर, यानी भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है। पड़ोसी लोग के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि पड़ोसी मतलब हम लोग के बगल वाला। अब जैसे आप लोग के घर के बगल में कोई पड़ोसी रहता होगा, तो पड़ोसी जो है उस टाइप के घर के पड़ोसी अच्छे हो, या उस टाइप के घर के बगल आपके जो पड़ोसी है वो बहुत ज्यादा अच्छे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। तो पड़ोसी जो है वो हर एक का होता ही होता है। अलग अलग देश लोग का भी, अलग अलग देश का भी होता है, ऐसे भारत का ही पड़ोसी है। अब भारत का कौन कौन सा पड़ोसी है, और भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी कौन है, सबसे अच्छा पड़ोसी कौन है, और बस। तो सबसे पहले पड़ोसी का अगर बात किया जाए तो ये वाला याद कर लेना, जैसा बताया जा रहा है उस तरह से याद कर लेना आप लोग। मालदीव, ये क्या है? मालदीव। मालदीव, मोइजू, अभी हाल ही में मोइजू, वो हाल ही में अभी चर्चा में था। तो ये है मालदीव। मालदीव ये कम्प्लीटली ओशन में है। ये आपको मालूम है हनुमान जी वाला श्रीलंका। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकंड। श्रीलंका, ये सबसे बढ़िया पाकिस्तान, ये नेपाल, ये बांग्लादेश, बांग्ला एक सेकंड, बांग्लादेश शेख हसीना, बांग्लादेश शेख हसीना मोहम्मद यूनुस। अभी यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट में जो है मोहम्मद यूनुस है। बांग्लादेश, बांग्लादेश, और यहाँ पर भूटान, ये म्यांमार, यह यहाँ पर एक चाइना, और यहाँ पर एक छोटा सा जो बाउंड्री है, बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ भी। तो अफगानिस्तान ध्यान में रखना, अफगानिस्तान दिखाई नहीं देता है। अभी ये वाला जो एरिया है ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पीओके कहते हैं, अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान, बहुत बड़ा देश का नाम है अफगानिस्तान। तो ये सब जो है देश का नाम है। ये हम लोग का पड़ोसी है। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। एक बार और। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे बड़ा हम लोग लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किस स्टेट का है? कोस्ट लाइन मतलब समुद्री तट सबसे बड़ा किस राज्य का है? गुजरात के पास सबसे बड़ा तो समुद्री तट है। तो ये है हम लोग का सब नेबर्स। तो ये जो है ये इंडिया के नेबर्स है। तो हम लोग इन देशों के साथ अपना अपना जो है अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हम लोग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो नॉर्थ वेस्ट में किन किन देशों के साथ? पाक एक सेकेंड। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दिशा देखने आता है ना, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान किस दिशा में है? इस एरिया में। और इस एरिया को क्या कहते हैं? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट मिलकर के नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में। समझ में आ रहा है ये वाला बात? पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में। अब उत्तर में कौन सा देश है? मैप के जरिए आप लोग देख के बताइए। मैप में देखिए और बताइए नॉर्थ में कौन सा देश है। बांग्लादेश आएगा नॉर्थ इंडिया में, सॉरी नॉर्थ नेबर्स में हम लोग का बांग्लादेश आएगा। और आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो फिर कौन कौन सा देश आएगा? नॉर्थ इंडिया में हम लोग का जो नेबर्स है, पहला नेबर चाइना, दूसरा नेबर है नेपाल, नेपाल, तीसरा नेबर है भूटान। आपको मैप के जरिए यह याद करने में आसानी रहेगा, तो इस तरह से याद करिएगा मैप के जरिए देख करके। अगर हो सके तो कॉपी में एक रफ आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं। रफ डायग्राम कैसे बना दीजिएगा? ऐसे 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 और यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा। और यहाँ से कश्मीर, यहाँ से गुजरात, इस तरह से बना लीजिए। भूत की तरह दिख रहा है ये भूत लग रहा है। अच्छा है, कोई बात नहीं। तो ये मैप बना लीजिएगा। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो मैप के जरिए आप लोग अगर याद करेंगे तो मैप के जरिए आसानी रहेगा आप लोग को याद करने में। तो नॉर्थ में कौन सा हो गया? चाइना, नेपाल, भूटान। और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब ईस्ट में आप उस मैप में देखिए और बताइए कि ईस्ट में कौन कौन सा देश आएगा। चलिए बताइए, आसान है, अब समझ में आ गया होगा ईस्ट में कौन सा है। ईस्ट में इस तरफ देखना है, इस तरफ। तो इसमें बताइए कौन कौन सा देश आएगा? 1 2 3। ईस्ट में आएगा म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश। अब साउथ सदर्न नेबर्स में कौन कौन सा देश आएगा? सदर्न नेबर्स में कौन कौन सा देश आएगा? सदर्न नेबर्स में जो
कंट्री जो हमारा नेबर्स है वो आइलैंड कंट्रीज है। सदर्न नेबर्स में जो कंट्री है वो आइलैंड कंट्रीज है। आइलैंड कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज मतलब पानी से घिरा हुआ है। अब आइलैंड कंट्री कौन कौन सा है? एक है श्रीलंका, श्रीलंका, और एक कौन सा है? मालदीव्स, मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स ये सदर्न नेबर्स है। सदर्न नेबर्स आइलैंड कंट्री है। सदर्न में ये आइलैंड है, ये भी आइलैंड है। तो सदर्न नेबर जो है हम लोग का वो आइलैंड कंट्री यानी टापू है। मतलब जो साउथ इंडिया में जितने भी पड़ोसी है वो सब टापू है एक तरह से। मतलब सब जगह से, मतलब सदर्न नेबर्स के साथ हम लोग लैंड बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। तो ये श्रीलंका और मालदीव्स हम लोग का जो है सदर्न नेबर्स हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं श्रीलंका, यहाँ पर मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव। अब देखो श्रीलंका जो है उसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नैरो चैनल है जिसे पार्क स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? जैसे अगर इंडिया का ये वाला एरिया को, इस वाले एरिया को हम यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर इंडिया है और यहाँ पर, एक सेकंड का सा बड़ा बन गया है, यहाँ पर अगर इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर श्रीलंका है। तो आप देखिए यह दो गो लैंड के बीच में, यह दो लैंड, एक इंडिया का लैंड और एक श्रीलंका का जो लैंड है, तो इन दोनों लैंड के बीच में एक पतला सा नैरो चैनल है। मतलब बहुत पतला रास्ता जिसमें से एक शिप जा सकता है। तो जब दो बड़े लैंड मास के बीच में एक पतला सा नैरो चैनल हो तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। अब दुनिया में बहुत सारा स्टेट है, पाक स्टेट, मलक्का स्टेट, सुंदा स्टेट। तो ये कौन सा स्टेट है? इस स्टेट का क्या नाम है? पाक स्टेट। तो पाक स्टेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि पाक स्टेट को कौन सा दो कंट्री के बीच में पाक स्टेट है, तो क्या आ जाएगा? श्रीलंका और इंडिया। तो इसके बीच में क्या है? पाक स्टेट्स, पाक स्टेट। स्ट्रेट समझ में आ गया? स्ट्रेट दो बड़े लैंडमार्क को जो आपस में सेपरेट करता है उसे स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। ये किसको सेपरेट करता है? सेपरेट्स इट सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना। तो पाक स्टेट किसको सेपरेट करता है? इंडिया और चाइना को। तो स्ट्रेट आप लोग समझ में आ गया। यहाँ पर एक गल्फ होता है। गल्फ क्या होता है? गल्फ मतलब आप देख लीजिए, गल्फ, गल्फ मतलब एक लैंड मास। यहाँ पर मान लीजिए लैंड है और यहाँ पर पानी है। तो ये जो वाटर बॉडी है ये एक बड़े लैंड मास से तीन हिस्सा से घिरा हुआ है। तो इसी को गल्फ कहते हैं। अगर गल्फ और बड़ा हो जाए, मान लीजिए गल्फ जो है बड़ा होकर और चौड़ा हो जाए और ये ऐसा दिखने लगे, गल्फ बड़ा होकर के और बड़ा हो जाए और ये कैसा दिखने लगे? ऐसा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको गल्फ कहेंगे और इसको बे कहते हैं। जैसे यहाँ पर लैंड मास है और यहाँ पर जो है आपका ओशन है, जिसको कहते हैं बे। और कौन सा बे है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर एक गल्फ है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? गल्फ। और कौन सा गल्फ है ये? गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। और गल्फ कौन है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार।
कौन सा है गल्फ ऑफ मन्नार। अब अब ये वाला इरेज कर देते हैं, ये वाला समझ में आ गया होगा। अब मालदीव्स, मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड जो है हम लोग का, उसके साउथ में सिचुएटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड के कहाँ पर सिचुएटेड है? साउथ में। यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है और इसके साउथ में जाइएगा तो मालदीव्स मिलेगा। तो मालदीव्स इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और यहाँ बस ये चैप्टर। अब इसके बाद एक टॉपिक थोड़ा सा, अब तो ये चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया। अब है लास्ट टॉपिक इंडिया का, इंडिया के आइलैंड्स के बारे में। इंडिया में जो है दो आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। एक आइलैंड जो है वो, एक आइलैंड आपका यहाँ पर है, एक आइलैंड वहां पर है और एक आइलैंड जो है, इसको इरेज कर देते हैं अगर तो अच्छा रहता। और एक आइलैंड इस साइड है और एक इधर है। अब इन दोनों का नाम क्या है? इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वह बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। यह कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये लोकेटेड है अरेबियन सी में। ये कहाँ पर है? अरेबियन सी। यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है कि लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी, अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड का जो कैपिटल है वह कावा रहती है, यहाँ पर कावा रहती है। और अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर में। और इसका एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 590 किलोमीटर स्क्वायर। एक चीज और, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड, कोरल का मतलब होता है, कोरल्स क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है जो समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जीव है ये। और जब ये मर जाता है तो इसका हड्डी का ढांचा बचता है। अब इसी की तरह अलग अलग जो जीव है वो भी मरते हैं, उनका हड्डी का जो ढांचा है वो जमा होते जाता है। ऐसे ढेर सारे समुद्री जीव मरते जाते हैं और उनका जो हड्डियों का ढांचा है वो आके जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। पहले छोटा सा रहेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर आपके घर जितना बड़ा हो जाएगा, फिर पूरा आपके जितना भी आपका शहर है उस साइज का भी हो सकता है ये। तो ये ऐसा ही जो है कोरल्स से मिल करके, कोरल्स क्या है? समुद्री जीव का हड्डी है। तो ये हड्डी जो है जब आपस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो एक आइलैंड बना लेते हैं। तो उसी तरह के आइलैंड से बना हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड। कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड। और ये हॉर्स शू शेप में रहता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या है? इसमें दो तरह के वोल्केनो पाए जाते हैं, दो वोल्केनो पाए जाते हैं, एक बैरन और एक नारकोंडम। यहाँ पर पाया जाता है बैरन और यहाँ पर पाया जाता है नारकोंडम। बैरन जो है वो एक्टिव है, नारकोंडम एक्सटिंक्ट है, मतलब यह फटने उतने का झंझट नहीं है इसमें, यह फटेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग पिकनिक करने जा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ यहाँ मत जाना, यहाँ पर जो है ये फट जाएगा। तो बैरन और नारकोंडम ये दो वो हम लोग वोल्केनो है। तो भारत के पास कौन सा दो वोल्केनो है? बैरन, नारकोंडम। एक्सटिंक्ट कौन सा हो गया है? नारकोंडम। कोरल आइलैंड्स कौन सा है? लक्षद्वीप। सेंटिलीज ट्राइब्स किसमें पाया जाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। सेंटिलीज ट्राइब एक ट्राइब है जो अंडमान निकोबार आइलैंड पाया जाता है। अगर आप वहां पर जाइएगा, ये जो ट्राइब है ना वो एकदम मॉडर्न बिल्कुल नहीं है, मतलब ये मॉडर्न बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं और ये आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एकदम दूर है। ये आज ये भाला, धनुष, ये सब देख, ये सब के साथ अपना जिंदगी बिताते हैं और एकदम काले देखने में लगेंगे। और आप अगर वहां पे जाइएगा तो आपको भाला फेंक के मार देंगे, खत्म कर देंगे आपको।
तो सेंटलीज आइलैंड कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? हाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड से बना हुआ है। सेंटलीज ट्राइब कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार आइलैंड। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। और कैपिटल क्या है लक्षद्वीप का? कावाराती। अंडमान निकोबार आइलैंड का क्या कौन सा कैपिटल है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से बना करके देखिएगा कि इसका क्वेश्चन आंसर जो है या फिर इसमें जितने भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो आपसे बन रहे हैं या नहीं। इसमें पहला सवाल है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजन पास थ्रू राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो ये जो सवाल है पहला, ये लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया जा चुका है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ये आपका लेक्चर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, मतलब ये जितना भी देश है इनका किन देश के साथ सीमा लगता है? उत्तरांचल। तो उत्तरांचल यहाँ पर यूपी, बिहार, सिक्किम, इन लोगों का किस किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर हम लोग करते हैं? यहाँ पे बंगाल। तो इन लोगों का एक कॉमन सा बॉर्डर शेयर होता है किस देश के साथ? नेपाल के साथ। तो इस मैप को आप लोग को ध्यान में रखना है और तब ये सवाल, ये पूरा चैप्टर जो है आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये अभी मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। तो उसी के बारे में आपको लिखना है। लैंड रूट के जरिए अलग अलग टेक्नोलॉजी भारत में आया, अलग तरह का ट्रेड हुआ। सी रूट के जरिए भी बहुत सारा व्यापार हुआ। तो जितना ही मैंने आपको बताया था वो सब आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे लेट। इसका कारण दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री के डिफरेंस होने की वजह से 2 घंटे का टाइम लैप्स आ जाता है। तो यही आपका आंसर हो गया कि दो यानी 120 मिनट का टाइम लैप्स यानी 2 घंटे का टाइम लैप्स पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 120 30 डिग्री का अंतर, 30 डिग्री का अंतर यानी 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 घंटा, यानी दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इसका नोट्स आप लोग खुद से बना लीजिएगा, मैंने खुद लिखवा भी लिया है। और मजा आया होगा तो आप लोग कमेंट में करके आप बता सकते हैं कि इसमें जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है इसमें कोई अगर कमी है तो आप इसको अगर बता सकें तो हम उसे सुधारने का कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको लाइक करना है, शेयर करना है तो ये आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पसंद आएगा तो करिएगा और आप करेंगे ही। और बाकी कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई समस्या है तो। थैंक यू।